दोपहर के बाद सेक्रेटरी तिवाड़ी की फाइल मेरी मेज पर पहुंच गई थी। इसमें तिवाड़ी की ज़ाती कोशिश भी शामिल थी। मैंने वादे के मुताबिक अपनी रिमार्क्स में लिख दिया कि इस बार तिवाड़ी को चीकू स्लोवाकिया के दौरे पर वफद के साथ भेजना ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। मैंने तिवाड़ी को बुलाकर अपने रिमार्क्स दिखाए तो वो बार बार हाथ जोड़कर धन्यवाद धन्यवाद सर करने लगा। असल में तिवाड़ी की पोस्ट आर्जी थी और वो हेड क्लर्क से तरक्की करते हुए इस ओहदे तक पहुंचा था। यूरोप के दौरे से इसके ओहदे पर अच्छा असर पड़ सकता था। बहरहाल मैं तिवाड़ी की खुशनुदी हासिल करना चाहता था, क्योंकि बहरहाल ब्लैक बॉक्स की फाइलें इसके पास भी आती थी। दूसरे रोज़ दोपहर के बाद दिल्ली सेक्रेटेरिएट का सिक्योरिटी वफद भी आन पहुंचा। मैं पहले से इसके लिए तैयार था। ये दो आदमी थे। एक सुस्तुल वजूद किस्म का खद्दर पोश मोटा लाला टाइप CPS ऑफिसर था, जिसकी कनपटियों पर ही सफ़ेद बालों की झालर नजर आ रही थी। दूसरा मजबूत किस्म का घुटीले जिस्म वाला गहरा सांवला आदमी था। शक्ल ही से मरहटा लगता था। इसने कोट पतलून पहन रखी थी और कनपटियों पर से इसके बाल भी थोड़े थोड़े भूरे होने लगे थे। इसने आते ही मुस्कुराकर गर्मजोशी से मुसाफा किया और बोला, मुझे तुम्हारे आने की बेहद खुशी हुई है। भगवान जानता है, मैंने सोचा तुम फ़ोन करोगे तो तुम्हें बधाई दूंगा, पर तुमने फ़ोन नहीं किया। मैं भी तुमसे नाराज़ होकर बैठा रहा। इसी रोज़ मुझे वजारत दाखिला की तरफ से सिग्नल मिला कि तुमसे मुलाकात करूं। सोचा अब एक ही बार मिलूंगा। इसने मुझे गले लगाया था। ये भास्कर था। मरहटा भास्कर राव मेरा दोस्त था, यानी कैप्टन राम किशन मेहता का दोस्त था। मैंने कहा, भास्कर तुमने ये ना सोचा कि दुश्मन की कैद से निकल कर आ रहा हूँ? मेरी क्या हालत होगी यार, तुम्हें खुद ही आ जाना चाहिए था। भास्कर ने कहका लगाकर कहा, अब जो मैं आ गया हूँ। अरे इन्हें नहीं पहचाना तुमने? ये लाला बद्री दास हमारे सीनियर कोलीग हैं भाई, तुम कई बार इनसे मिल चुके हो। मैंने अपने माथे पर जोर से हाथ मारकर कहा, माय गॉड। और लाला बद्री दास से बढ़कर हाथ मिलाया और इनके चरण छू। ICS लाला बद्री दास की छोटी छोटी सी करंजी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। होंठ जरा से खुले हुए थे, लगता था शायद मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगे, कैप्टन तुम मुझे कुछ बदले बदले से नजर आते हो। मैंने फौरन बड़े एतमाद से कहा, लाला जी सिर्फ 7 रोज़ दुश्मन की कैद में रहा था, परंतु उन्होंने ना सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि ब्रेन वॉशिंग की भी कोशिश की। सारा दिन उल्टा लटकाए रखते थे, भगवान इनसे बचाए। मैंने घंटी बजाकर बंसी को बुलाया और चाय बनाने के लिए कहा। भास्कर जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए बोला, अरे किशन तुम्हें क्या हो गया है मालूम नहीं? तुम्हें हम दोनों जब भी मिलते हैं कॉफ़ी ही पीते। ओफो मैं फिर भूल गया। बंसी फ़ौरन कॉफ़ी बनाओ। मैंने बंसी को हुक्म दिया। बंसी चला गया तो मैंने अलमारी से गाजर का हलवा निकाल कर प्लेट में डाला और भास्कर और लाला बद्री दास के सामने रख दिया। भास्कर बोला, भाई मिठाई तो हमें लानी चाहिए थी, मगर क्या करूं, इस वक्त ड्यूटी पर आ रहा हूं। अच्छा घर आऊँगा, मिठाई लेकर माता जी तो बहुत खुश होंगी। मैंने कहा, बहुत खुश हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की है। भास्कर तुम जानो कि मेरे वहाँ फरार होकर अपने बॉर्डर क्रॉस करने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बंसी कॉफ़ी बनाकर ले आए। अब ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ तकल्लुफ़न और कुछ इंतहाई संजीदगी के साथ कई सवाल पूछे गए। लाला बद्री वाकई बहुत काया ऑफिसर था। इसने पाकिस्तान के बॉर्डर फोर्स और मेरे जहाज़ से बच निकलने के बारे में ऐसे ऐसे सवाल किया कि अगर मेरी जगह कोई भी दूसरा होता तो एक बार अपनी जगह से हिल गया होता। ख़ास तौर पर यह पॉइंट बेहद ख़तरनाक था कि पाकिस्तानियों की कैद में रहने के बावजूद मैं अपना ब्रीफ केस और सीक्रेट फाइल कैसे बचा कर ले आया। इसके लिए मैंने एक ड्रामाई कहानी पहले ही से तैयार कर रखी थी और मुझे बहरहाल इसी कहानी पर इन्हसार करना था। बस मैंने अपनी पूरी कहानी को पूरी जुजियात के साथ बेहद असर अंगेज़ में बयान किया और बताया कि जब मुझे जहाज़ के क्रैश होने के बाद होश आया तो मैंने देखा कि मैं झाड़ियों में सही सालम पड़ा हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अपना पासपोर्ट, बटुआ, ID कार्ड और इंडियन ब्रीफ केस मैं सीक्रेट फाइल के साथ ही रखकर ब्रीफ केस लॉक कर दिया और फिर इसे जाए हादसा से थोड़ी दूर एक गड्ढे में पहलू की दीवार खोद कर पत्थरों के अंदर इस तरीके से छुपा दिया कि किसी की इस पर नज़र नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि मुझे ख़तरा था कि हमारा जहाज़ पाकिस्तान के इलाके में गिरा है। फिर मैं भाग कर जाए हादसा पर आ गया। जहाज़ को आग नहीं लगी थी, मगर वो 2 टुकड़े हो चुका था और हमारे 2 ऑफिसर्स की लाशें नशिस्तों में बुरी तरह फंसी हुई थी। मैंने एक एक ऑफिसर को मलबे में घुसकर देखा, कोई एक भी जिंदा नहीं था। मैं इनके ब्रीफकेस निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इस तरह से मलबे में फंस चुके थे कि इनको बाहर निकालना तकरीबन नामुमकिन था। मुझे इस बात का भी शदीद एहसास हुआ कि अगर हमारा जहाज़ दुश्मन के इलाके में क्रैश हुआ है तो ये सीक्रेट फाइलें जो मेरे साथियों के ब्रीफकेसेस में बंद है दुश्मन के हाथ आ जाएंगी। चुनाचा मैंने जेब से लाइटर निकाला और एक जगह फोम की पट्टी को आग लगा दी, लेकिन यह आग थोड़ी देर बाद बुझ गई। मैंने इधर उधर से सूखी लकड़ियां जमा करके उन्हें आग लगाकर जहाज़ के मलबे पर फेंक दी। इतने में मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं जल्दी से दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया। मेरी लगाई हुई आग बदकिस्मती से दोबारा बुझ गई थी। कुछ देहाती जहाज़ के मलबे की तरफ बढ़ रहे थे। इनके लिबास और बातों से मैं समझ गया कि ये पाकिस्तानी है।
इतने में एक हेलीकॉप्टर आसमान पर चक्कर लगाता हुआ जहाज के मलबे के ऊपर से गुजर गया। ये पाकिस्तानी ग्राउंड फोर्स का हेलीकॉप्टर था। मेरे लिए वहाँ छुपना ठीक नहीं था। चुनांचे मैंने एक बार फिर इस खास जगह को अपने जहन में बिठाया जहां मैंने अपना ब्रीफकेस जमीन में दबाया था और भगवान का नाम लेकर अपने अंदाजे के मुताबिक भारतीय बॉर्डर की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत जल्द पकड़ा गया और मुझे पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स के बंकर में पहुंचा दिया गया। इसके बाद पहले तो अजियत और टॉर्चर का दौर शुरू हुआ। मैंने जाहिर किया कि मैं गलती से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गया हूँ, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये जहाज़ के क्रैश होने की इतला मिल गई। अब उन्होंने पूछगछ शुरू कर दी कि जहाज़ कहाँ जा रहा था, किस मकसद के लिए जा रहा था। उन्होंने वहाँ से हमारे डेलीगेशन के कुछ ब्रीफकेस भी मुझे दिखाए जो उन्होंने जहाज़ के मलबे में से निकाल लिए थे। मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मेरी ब्रेन वॉशिंग का अमल शुरू हो गया। अभी तक मैंने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकाला था। ब्रेन वॉशिंग से मुझे ख़तरा था कि कहीं गैर शऊरी तौर पर दुश्मन मुझसे कुछ उगलवा न ले। चुनांचे मैंने हर कीमत पर फरार होने का फ़ैसला कर लिया। एक शाम मुझे इसका मौका मिल गया और मैंने एक गार्ड को बहाने से अंदर बुला लिया और झपट कर इसकी गर्दन इस तरह दबोची कि वो आवाज़ तक न निकाल सका और वहीं ढेर हो गया। मैं फ़रार होने में कामयाब हो गया था। इस सारे इलाके को मैंने जहन में रखा हुआ था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स मुझे पीछे नहीं लगी थी। मैं अभी तक बॉर्डर के पास ही था। मैं रातों रात घाटियों से गुजरता सुबह होने तक इस जगह पहुंच गया जहां जहाज़ का मलबा अभी तक पड़ा था। मैं गड्ढे में कूद गया और दीवार खोल दी। मेरा ब्रीफकेस वहीं दबा हुआ था। मैंने इसे सीने से लगाया और पहाड़ों की तरफ चलना शुरू कर दिया। मेरा रुख जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों की तरफ था, लेकिन मैं रास्ते से भटक गया। अब मैं दिन को किसी जगह जंगल में छुपा रहता, रात होती तो फिर सफ़र शुरू कर देता। नदी नालों से अपनी प्यास बुझाता, जंगली फल खाकर पेट की आग सर्द करते। आखिर भगवान जाने कितने दिन की दरबदरी के बाद मैं अपने भारत के राम बिन वाले बॉर्डर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। ये कहानी मैं ऐसे पुरजोर असर भरे अंदाज में बयान की कि भास्कर बार बार अश कर उठता था और बीच बीच में पाकिस्तान को बुरा भला कहता जाता था। लेकिन बुड्ढा ICS खरांट लाला मेरी तरफ सपाट चेहरे से तक रहा था। लेकिन मेरी कहानी सुनकर वो भी कहने लगा, तुमसे इसी एडवेंचर की उम्मीद थी कैप्टन, और तुम ये सुनकर यकीनन खुश हो गए कि तुम्हारे साथ जो डेलीगेशन गया था इसमें सिर्फ तुम ही एक ऐसे ऑफिसर थे जिसके पास सीक्रेट फाइल थी। बाकी किसी के पास खुफिया कागज़ नहीं था। फिर वो काहली के साथ कुर्सी से उठा और बोला, ओके कैप्टन, तुम्हारी कॉफ़ी और गाजर के हलवे का बहुत बहुत थैंक्स। भास्कर भी उठ खड़ा हुआ। दोनों ने मुझसे हाथ मिलाया और अपने कागजात ब्रीफकेस में डालने के बाद मेरे कमरे से निकल गए। मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने आया था। भास्कर ने आहिस्ता से कहा, विस्की की पार्टी तुम्हारी तरफ रहती है, और आंख मारकर नमस्कार कहता हुआ बुड्ढे ICS लाला बद्री दास के पीछे पीछे चल दिया। मैं अपने ऑफिस में आकर कुर्सी पर बैठा तो यूं महसूस हुआ जैसे मैं सैकड़ों मील तक पैदल ही चलता आया हूँ। इसी वक्त बंसी को कहकर कॉफ़ी बनवाकर पी सिगरेट सुलगाया ही था कि डायरेक्टर वर्मा का फ़ोन आ गया। कैप्टन, मौसम कैसा है? चले गए कांग्रेस वाले। मैंने इसे बताया कि बड़े खुशगवार माहौल में बातें हुई हैं। उन्होंने मुझसे जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी मैंने वो पूरी तफसील के साथ एक एक चीज़ याद करके मुहैया कर दी। डायरेक्टर वर्मा बोला, ये महज रूटीन की कार्रवाई थी। मैंने कहा, यस सर, मैं जानता हूँ, मगर पाकिस्तान के बारे में मुझे जो मालूम था वो बताना मेरी ड्यूटी थी। वर्मा ने मुझे बताया कि कल दोपहर को इसके ऑफिस में एक अहम मीटिंग होने वाली है। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ सर, सुबह तुम्हें इसके बारे में ब्रीफ कर दूँ। वैसे मामला पंजाब और खालिस्तान के संगठन से ही ताल्लुक़ रखता है। ओके कैप्टन, और वर्मा साहब ने फ़ोन बंद कर दी। मैं सोचने लगा ये कल वाली अहम मीटिंग किस नौइयत की होगी। यकीनन इसमें पंजाब में सिखों की सोरश और खालिस्तान के मसला ज़ेर बहस आएगा और भारतीय हुकूमत इस ज़मन में कोई अहम फैसला करने वाली है। मैं दफ्तर में 4 बजे दोपहर तक काम करता रहा। इस दौरान में मुझे कई ऐसे उमूर और ज़ाब्तों का इल्म हुआ जिसे मेरे लिए वहाँ रहते हुए जानना ज़रूरी था। कोई 4:15 बजे मेरी महबूबा सजाता का फ़ोन आया। वो कुछ परेशान थी। कहने लगी कि दफ्तर से निकलकर सीधे मेरी तरफ आ जाना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी। मैंने बात की नौइयत मालूम करने पर इसरार किया तो इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि तुम आओगे तो बताऊंगी। वैसे फ़िक्र की ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि किसी भी लम्हे मेरे लिए कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो सकती है। मैं सोच में पड़ गया कि सुजाता को कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं असली कैप्टन मेहता नहीं हूँ। बहरहाल मैंने सुजाता के ऑफिस में जाने का फैसला कर लिया। इससे पहले मैं सुजाता के ऑफिस कभी नहीं गया था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो एयर इंडिया के चांदनी चौक वाले दफ्तर में मुलाजिम थे। इस ऑफिस का पता चलाना कोई मुश्किल नहीं था। छुट्टी के बाद मैंने दफ्तर से निकलकर टैक्सी ली और इसे चांदनी चौक वाले एयर इंडिया के ऑफिस चलने को कहा। सड़कों पर काफ़ी रश था। दफ्तरों में छुट्टी हो गई थी और लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे। मौसम में हल्की हल्की खनकी आ रही थी। दिल्ली पहले से ज़्यादा गुंजान और पुरहुजूम हो गया था। चांदनी चौक पहुंचकर टैक्सी एयर इंडिया के दफ्तर के सामने एक तरफ खड़ी हो गई। मैं ये दफ्तर पहली बार देख रहा था।
शीशे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बाएं तरफ एक तरफ काउंटर के पीछे सुजाता पर नज़र पड़ी। वो एयर इंडिया की खसूसी फुल कलर साड़ी में थी और पर्स में अपनी ज़रूरी चीज़ें रख रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, गाड़ी कहाँ खड़ी की है? मैंने उसे बताया कि आज मैं गाड़ी नहीं लाया था, टैक्सी पर आया हूँ। वो मेरे साथ ऑफिस के लॉबी से बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियाँ उतरते हुए मैंने इससे पूछा कि खैरियत तो है? इसने अपने कटे हुए स्याह रेशमी बालों को झटकते हुए ऊँ कहा और हाथ देकर एक खाली टैक्सी को खड़ा कर लिया। मैं देख रहा था कि इसका चेहरा मुतफक्कर है। वो परेशान थी, मेरे दिमाग में भी शदीद कशमकश जारी थी। खुदा जाने क्या बात है, बहरहाल जहरीला सिगार इस वक्त भी मेरे ब्रीफ केस में मौजूद। हालात के नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाने में बड़ी आसानी से सुजाता से छुटकारा हासिल कर सकता था। मुसीबत सिर्फ ये थी कि इसके ऑफिस वालों ने मुझे इसके साथ दफ्तर से निकलते हुए देख लिया था। मैंने सुजाता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसने टैक्सी ड्राइवर को किसी रेस्टोरेंट चलने के लिए कहा और पर्स में से छोटा सा आईना निकालकर अपनी फूल की पंखड़ियों जैसे होंठों पर लिपस्टिक की तय जमाने लगी। मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था, मगर मैं ऊपर से बहुत पुरसुकून बैठा था। इसने टैक्सी ड्राइवर की तरफ इशारा करके मुझे खामोश रहने की हिदायत की। टैक्सी चांदनी चौक से निकलकर 12 खंबे की तरफ जा रही थी। यहाँ एक छोटा सा पुरसुकून रेस्टोरेंट था जिसका नाम मैं अब भूल गया। छोटी छोटी गोल मेज़ों पर मोमबत्तियां रोशन थी और बैरे कालीन पर आवाज़ पैदा किए बगैर आहिस्तगी से चल रहे थे। दीवारों पर महाभारत की जंग का मंजर पेंट किया गया था। काउंटर पर एक मुख्य नाक वाली लड़की तिलक लगाए बैठी धीमी आवाज़ में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हम कोने वाली मेज़ पर जाकर बैठ गए। मैं फ़ौरन बात की तह तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अपनी बेताबियों को कंट्रोल में रखे हुए थे। मैं चाहता था कि सुजाता खुद बात शुरू करे, फिर भी मेरी तरफ से पेशरफ्त ज़रूरी थी। मैंने वेटर को कॉफ़ी और कुछ सैंडविचेस लाने का ऑर्डर दिया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए सुजाता की तरफ ज़रा सा झुका। सुजाता की साड़ी में से बेहतरीन क्लोन की खुशबू आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ज़रूर ब्याह की बात करनी होगी। माताजी ने भी कल मुझे कहा था कि पुत्र किशन अब अपना घर बसा ले। सुजाता के सुरख बिंदे मोमबत्ती की लो में किसी वक्त चमक उठते थे। एक गहरा सांस भरते हुए इसने मेरी तरफ देखा और कहा, किशन अरूनी नैरोबी से वापस आ गया है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया वो बात नहीं थी जो मैं समझ रहा था, मगर मेरी भला जाने ये अरून कौन है जो नैरोबी से वापस आ गया था। लेकिन मैंने अपने चेहरे से यूं जाहिर किया जैसे मैं अरून को जानता हूँ। मैंने मुतफिकर अंदाज में सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, वो क्या करना चाहता है? सुजाता ने नथनी फुलाकर सांस लिया और बोली, क्या चाहता होगा? मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। कहता है किशन को छोड़ दो और मुझसे शादी करो, नहीं तो तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे माता पिता, किशन और दफ्तर के बॉस को पोस्ट कर दूंगा। मालूम हुआ कि सुजाता का रोमान इससे पहले किसी अरून से चल रहा था जो एक अयाश और चालाक हिंदू नौजवान था और दरामद बरामद का कारोबार करता था। सुजाता पर इसने कुछ ऐसा जादू किया कि वो इसके दाम में फंस गई और अरून ने इसकी बाज इंतहाई काबिल एतराज़ तस्वीरें बनाकर अपने पास रख ली। जब सुजाता को पता चला कि अरून की अच्छी शोहरत नहीं है और वो दूसरी लड़कियों से भी फ्लर्ट करता है, तो वो इससे दूर होने लगी और अपनी तवज्जो कैप्टन राम किशन मेहता यानी मेरी तरफ मबजूल कर ली। इस दौरान में अरून कारोबार के सिलसिले में नैरोबी चला गया। वो 1 बरस तक वही मुकीम रहा। अब वो वहाँ से अपना कारोबार समेट कर दिल्ली आ गया था और इसने आज ही सुजाता को फ़ोन पर धमकी दे दी थी कि अगर इसने इससे शादी न की वो इसकी काबिल एतराज़ तस्वीरें इसके माता पिता और दूसरे दोस्तों को अरसाल कर देगा। मुझे इस रोमांस से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सुजाता के खातिर मुझे अपनी तशवीश का इजहार करना पड़ रहा था। मैंने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा, मैं इस बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुजाता ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आजी से बोली, किशन डियर, ये इस समस्या का हल नहीं है। मैं तुम्हें किसी सूरत भी खोना नहीं चाहती। मुझसे गलती ज़रूर हुई थी, मगर मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली थी और तुमने भी मुझे क्षमा कर दिया था। मैं तो तुम्हें मन से अपना पति देव मान चुकी हूँ। लेकिन वो बात करते करते चुप हो गई। वेटर कॉफ़ी और सैंडविचेस ले आया था। मैं कॉफ़ी बनाने लगा और ज़ेरे लब बिड़बिड़ाए, वो अपने आप को समझता क्या है, मैं इसे गिरफ्तार करवा दूंगा। सुजाता ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा डियर, मेरी तस्वीरों की नेगेटिव्स भी इसके पास है। वो जेल चला गया तो इसका कोई दोस्त ये तस्वीरें मेरे माता पिताजी को भेज देगा और मैं अपनी जीव हत्या कर लूँगी। सुजाता छोटे से रुमाल से अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछने लगी। मैंने इसके हाथ को आहिस्ता से दबाते हुए इसे तसल्ली दी। सुजाता डियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतनी चिंता न करो, मैं इस समस्या का कोई हल निकाल लूँगा। मैं खुद अरून से बात करूँगा। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो तुमसे ब्याह करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो तस्वीरों के एवज कुछ रकम हासिल करना चाहता है। वो जो मांगेगा मैं इसे देकर तस्वीरें और नेगेटिव्स हासिल कर लूँगा। सुजाता ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से गहरी सोच में डूबी होले होले कॉफ़ी के घूंट लेने लगी। बातों ही बातों में सुजाता से मैंने इसके पहले बदमाश आशिक अरून के बारे में तकरीबन तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। इसका फ़ोन नंबर, इसके फ्लैट का पता भी हासिल कर लिया। मालूम हुआ कि वो एक इश्क पेशा, आवारा और बदनामी शोहरत रखने वाला आदमी है। दर आमद और बरामद का कारोबार इसने महज दिखावे के लिए खोल रखा है। असल में वो स्मगलरों के किसी गिरोह से वाबस्ता है। मैं इस स्कैंडल में ज़्यादा नहीं उलझना चाहता था,
सिर्फ इस हद तक जाना चाहता था जिस हद तक सुजाता से मेरे ताल्लुकात का तकाजा था। बल्कि मैंने दिल में तय कर लिया था कि अरुण कुमार से मिलूंगा भी नहीं और टेलीफोन पर भी इसे डरा धमका कर इसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुजाता पर मैंने यही जाहिर किया कि मैं अरुण कुमार की वापसी और इसके अज़ाइम से बेहद परेशान हुआ हूँ और ये मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब सुजाता मुझे तसलियां देने लगी कि मैं जो भी कदम उठाऊं सोच समझ कर उठाऊं। किशन, ये मेरी रेपुटेशन का मामला है और मेरे माता पिता की लाज का भी मामला है। तुम किसी तरह इस बदमाश से मेरी तस्वीरें और नेगेटिव्स ले लो, मेरी तुमसे अरदास है। मैंने सुजाता का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, सुजाता तुम मेरी जीवन साथी हो, मैं जो कुछ करूँगा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए करूँगा। आओ अब चलते हैं। घर पर माता जी राह देख रही होंगी। मैंने इन्हें फ़ोन भी नहीं किया। घर पर बम्बई वाले रिश्तेदारों के अलावा कुछ और लोग भी मुझसे मिलने आए हुए थे। ये दूर दार के रिश्तेदार थे और अमृतसर से आए थे, जो कैप्टन मेहता का पैदाइशी शहर और वतन था। मैं एक ज़रूरी फ़ोन करने के लिए कहकर उठा और अपने कमरे में आ गया। टेलीफोन मैंने पहले ही अपने कमरे में रखवा लिया था। मैंने सुजाता के आशिक अरुण कुमार का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक लाउबाली सी आवाज़ आई, कौन? मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं अरुण कुमार साहब से बात करना चाहता हूँ। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर इसी आवाज़ ने किसी कदर तंज के साथ कहा, मुझे मालूम था महाशय जी फ़ोन करेंगे। श्री मेहता जी, मैं आपका दास अरुण कुमार ही बोल रहा हूँ। मैंने बराह रास्त इससे सवाल किया कि वो क्या चाहता है। इसने हल्का सा कहका लगाया और बोला, महाराज ये बात तो सुजाता देवी ने आपको ज़रूर बता दी होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। अब मैंने किसी कदर गुस्से के साथ कहा, अरुण तुम अगर सुजाता को ब्लैकमेल करके इससे ब्याह करने के सपने देख रहे हो तो इस बात को अपने मन से निकाल दो। हाँ, अगर कुछ और चाहते हो तो मुझसे सीधी तरह बात कर लो। अरुण कुमार फिर तंजिया अंदाज में हंसा और बोला, तो कैप्टन साहब किसी वक्त मेरे फ्लैट पर पधारिए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, सारी बात तय कर लेंगे। मैं समझ गया कि अरुण सुजाता की काबिले एतराज़ तस्वीर के एवज़ कुछ रकम चाहता है। मैंने इसे दावत तो दे दी थी, मगर यह समझ में नहीं आ रहा था कि अरुण ने अगर भारी रकम का मुतालबा कर दिया तो इसे कहाँ से पूरा करूँगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 के करीब रकम जमा थी। बहरहाल इस मामले को निपटाना भी ज़रूरी था। दूसरे रोज़ 6 बजे अरुण के फ्लैट पर मुलाकात तय हो गई। दूसरे रोज़ दोपहर के बाद मेरे ऑफिस में बकौल वर्मा साहब की एक अहम मीटिंग होने वाली थी। कुछ पता नहीं था कि वो कब तक चलेगी। मैंने सुजाता को फ़ोन करके बता दिया कि अरुण से मेरी बात तय हो गई है और मैं कल शाम को इसके फ्लैट पर मामला तय करने जा रहा हूँ। सुजाता ने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि मैं इसके फ्लैट पर न जाऊँ। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, चिंता क्यों करती हो, भगवान हमारे साथ है। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर में काफ़ी मसरूफ़ रहा। गुजरात में मुस्लिम कुछ मफादात और आसाम में बांग्लादेशी चकमा कबीले के लोगों के गैर कानूनी दाखिले की फ़ाइलों पर अपने रिमार्क्स लिखते लिखते दोपहर हो गई। तिवाड़ी के साथ जल्दी जल्दी भोजन किया और काम में जुट गया। इतने में डायरेक्टर वर्मा साहब का फ़ोन आया कि मेरे कमरे में आ जाओ कैप्टन, मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरा दिल थोड़ा सा धड़का। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्मा साहब के कमरे का दरवाज़ा बंद था और बाहर इनका चपड़ासी जैसे पहरा दे रहा था। मुझे देखकर इसने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में वर्मा साहब की बड़ी मेज़ के गिर्द 5 खद्दरपोश पक्की उम्र के ऑफिसर बड़ी राजदारी से गुफ्तगू कर रहे थे। सब ने मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। एक ब्लैक बॉक्स वर्मा साहब की घूमने वाली बड़ी कुर्सी के पास ही कालीन पर रखा था। इन ऑफिसरों में तिवाड़ी के अलावा मैं किसी की शक्ल से आशना नहीं था। शायद वो सीक्रेट के खुफिया सेल से आए थे। वर्मा साहब ने ब्लैक बॉक्स में से एक फाइल निकाल कर खोली, इसकी वरकगर्दानी की और अपनी ऐनक को नाक पर उंगली से जमाते हुए बोले, ये वही सीक्रेट फाइल है जिस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने वशीश नोट लिखा है और ये आज ही प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट से मुझे मिली है। हमने प्रधानमंत्री को इतला दी थी कि रूस की जो परमाणु अबदोज कश्ती हमारे भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम लेकर कन्याकुमारी की बंदरगाह पर पहुंच चुकी है, इसको सबताज करने के लिए अमेरिकी एजेंट और वशीश तौर पर पाकिस्तान के एजेंट हरकत में आ गए। प्रधानमंत्री श्री ने अपने हथ अक्षरों से आदेश जारी किया है कि हम में से कोई सीनियर ऑफिसर कन्याकुमारी जाकर हमारे परमाणु अबदोज की निगरानी करे और दुश्मन के एजेंटों का सुराग लगाए ताकि इस भारत दुश्मन गिरोह को गिरफ्तार किया जा सके। अबदोज से यूरेनियम निकाल कर भाभा एटमी रिएक्टर ले जाने का काम इसलिए शुरू नहीं हो सका कि हमारे आदमियों की मुखबरी के मुताबिक दुश्मन के एजेंट इस ताक में है कि यूरेनियम ले जाने वाले जहाज को रास्ते ही में तबाह कर दिया जाएगा। वर्मा साहब खामोश हो गए। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। एक और खद्दरपोश ऑफिसर ने पूछा कि हमारे पास ऐसा कौन सा सीनियर ऑफिसर है जिसको हम कन्याकुमारी भेज सकते हैं। वर्मा साहब ने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और बोले, कैप्टन मेहता अगरचे सीनियर नहीं है मगर उन्हें दुश्मन के एजेंटों की मैन्यूवरिंग का पर्सनल अनुभव यानी एक्सपीरियंस है। मैं इस मिशन के लिए कैप्टन मेहता को रिकमेंड करता हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? सब चुप थे। तिवाड़ी को मेरी खुशनुदी मतलूब थी। कहने लगा, मेरे विचार में कैप्टन की सी सिलेक्शन हमारे लिए लॉ ऑफ द टैक्स साबित होगी। तोते जैसी नाक, सुनहरी ऐनक और गंजे सर वाले एक खद्दरपोश ऑफिसर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा,
कैप्टन मेहतर पाकिस्तान की क़यादत में रहकर अपनी हिंदी ज़ुबान में फ़ारसी के अल्फाज का प्रयास अब कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं। इस ऑफिसर ने खुदा जाने मुझे कहाँ बोलते सुना था। हालांकि मैंने भारत का बॉर्डर क्रॉस करते ही अपनी बोलचाल में हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पाकिस्तानी क़यादत में रहते हुए मैंने ये प्रयास ज़रूर किया था कि इनके फ़ारसी अरबी के शब्द सीख लूँ, मेरे काम आएंगे। वर्मा साहब ने इस एतराज़ का कोई नोटिस न लिया, जो इनकी गफलत थी, जो मेरे हक में मुफीद साबित हुई। लेकिन मैं इस तोते जैसी नाक वाले खद्रपोश इंटेलिजेंस ऑफिसर से मोहतात हो गया। मेरी ड्यूटी रूसी परमाणु आबदोज की निगहदाश्त और अपनी निगरानी में यूरेनियम की भाभा एटमी रिएक्टर तक तरसील के लिए लगा दी गई। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।